अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हसन रज़ा है और आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड मैनेजर इन फार्मीवो। माँ और ममता के पहले सेगमेंट के अंदर और इस एपिसोड के अंदर आज हम बात करेंगे कि माँ बनने के लिए एक औरत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आज हमारे साथ हमारी रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू फार्मीवो कि आपने मौका दिया कि हम इस एक इंतहाई अहम टॉपिक यानी हमारी ख़वातीन की सेहत पर बात कर सकें। और हमारे लोग जो डॉक्टर से बात करके इतनी देर तसल्ली बख्श जवाब नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मालूमात इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये फार्मीवो का बहुत अच्छा काम है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। थैंक यू वेरी मच। तो मैम आप काइंडली अपने बारे में लोगों को बताएं कि आप कहाँ होती हैं और क्या करती हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे फ़राई सर अंजाम दे रही हूँ सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल में। कराची का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है और प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट सपूरा गोट और FMJ हेल्थ केयर हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आज हमारा पहला सवाल आपके साथ ये है कि बांझपन होता क्या है और हमारे माशरे में इसको कैसे देखा जाता है। देखिए, बांझपन को अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ये इनफर्टिलिटी है, लेकिन WHO ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी डेफिनेशन ही मतलब इसका नाम ही चेंज कर दिया है। अब इसको इनफर्टिलिटी नहीं बल्कि सब फर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी का मतलब है ऐसी ख़वातीन जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जब इलाज किया जाता है तो इनके बच्चे हो जाते हैं। तो फिर ये बांझ तो ना हुई ना। तो मेरे हिसाब से बांझ कहना गलत है। जिस तरह इंग्लिश में हमने चेंज किया है कि हम इनफर्टिलिटी को सब फर्टिलिटी कहते हैं, यानी यही ख़वातीन बाद में फर्टाइल हो जाती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं, तो उर्दू में भी हमें इसको बांझ नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि हाँ, बच्चे की पैदाइश में कुछ देर लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे हो नहीं सकते। अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मेरा ख्याल है जब आप अखबारों में भी देखते हैं कि 60 साल और 80 साल की उम्र में ख़वातीन माँ बन रही हैं, तो फिर जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें क्यों नहीं बन सकते। तो बांझ कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। ओके, तो ये जो मेनोपॉज का जो एक ड्यूरेशन होता है उसके बाद जो है फर्टिलिटी फिर पॉसिबल, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती, तो 70 to 80 ईयर्स के अंदर किस तरह पॉसिबल हो जाता है? ये कॉन्टिनेंटल वाइज वेरी कर रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये तो आर्टिफिशियली किया जाता है कि उनको डोनर्स के एग प्रोवाइड किए जाते हैं, डोनर्स का सीमेन प्रोवाइड किया जाता है, उनको हार्मोन्स देके उनकी यूट्रस को उस काबिल बनाया, तो बिल्कुल आर्टिफिशियल मेथड है। लेकिन इसको बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि लोगों में ये उम्मीद जिंदा रहे कि जब हर उम्र में ख़वातीन ऐसा कर सकती हैं, तो अभी तो आपकी उम्र बच्चा पैदा करने की है, तो आपको बांझ कहना दुरुस्त ना होगा, दुरुस्त नहीं होगा। थैंक यू मैम। मज़ीद ये है कि क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी लीड कर रही होती है हमारे माशरे की ख़वातीन में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस पे मैं भी अक्सर बात करती हूँ अपने मरीज़ों से भी, और आज आपने इस टॉपिक को उठाया, थैंक यू। कि हमारी ख़वातीन में ये रेशो अब बढ़ रहा है, सब फर्टिलिटी का रेशो बढ़ रहा है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। और अभी भी मैं कहूँगी कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में इतना नहीं है, हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल है। वैसे तो अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो फर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का जो इंसिडेंस है वो 20% है, 20%। यानी कि हर 5 में से एक कपल जो है वो इनफर्टाइल या सब फर्टाइल होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसका रेशो बढ़ रहा है, हमारे यहाँ हर 4 में से एक कपल सब फर्टाइल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी तेज़ी से सब फर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है? इस पे अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो सबसे पहले हमारा लाइफ स्टाइल है। हमने बहुत ड्रास्टिकली अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया है। हमारे आबाओ अजदाद बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करने वाले लोग थे और ये सादा ग़िज़ा लेते थे और फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे, और ये दुबले पतले लोग होते थे। आपके दादा दादी नाना नानी में शायद ही ऐसा हो कि बहुत मोटे लोग हों, ज़्यादातर ये दुबले पतले लोग होते थे। लेकिन आप ये देखिए कि अब हमने ग़िज़ा में इजाफा किया है, हम हाई कैलोरिक डाइट ले रहे हैं और हमने फिजिकल वर्क कम कर दिया है। तो हमारा जो बॉडी का शेप है उसके हिसाब से हमारे अपने हार्मोन्स हैं, हमारा अपना एक इंटीरियर है हमारी बॉडी का, हमने उस इंटीरियर को बिगाड़ दिया है। यानी हम हाई कैलोरिक डाइट लेके बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे उतना आउटपुट नहीं ले रहे। हम कितना पैदल चलते हैं, हम
गाड़ियों में बैठ के या बाइक्स पे बैठ के अब तो इस सिलसिला खत्म ही हो चुका है, बिल्कुल हम पैदल बहुत चलने कम का हो कोई चुका है, सिलसिला खत्म तो नहीं। कराची में अगर आप देखें तो बाहर वॉक करना तो जान देने या मोबाइल देने के ही बराबर है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऐसा ही कोई है। बाहर नहीं निकलता। घर इतने बड़े हैं नहीं कि उनमें वॉक की जाए, और मैं कहती हूँ अपने कमरे में ही वॉक कर लें। तो इस बात को मेरी ख़वातीन शायद समझ नहीं पाती कि आप चाहे अपने कमरे में वॉक कर लें, लेकिन वॉक कीजिए। हमारी इतनी लंबी 2 टांगें हमें चलने के लिए दी गई हैं, और अगर हमारी बॉडी पैदल नहीं चलेगी तो ये फिर सही वर्क नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगा। तो ये जो हाई स्ट्रेस लेवल है, हाई कैलोरिक डाइट है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। फिर ख़वातीन मुझसे कहती हैं क्लिनिक में कि डॉक्टर साहिबा हम तो सारा दिन घर संभालते हैं, बहुत काम करते हैं। उनकी बात 100% दुरुस्त है, वो बाकी सारा दिन घर संभालती हैं। लेकिन जब मैं उनसे कहती हूँ आप सारे काम तो खड़े होकर करती हैं, सारे काम बैठ के करती हैं, चलने का कौन सा काम कर रही हैं? चलने वाले 1-2 ही काम हैं, जैसे छत पे जाके कपड़े फैलाना या मॉप लगाना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, तो वो तो मासी करती है। तो मासी का तो हर साल बच्चा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे लेकिन हमारी अपर मिडिल सोशल क्लास में तो नहीं आ रहा। तो उसकी वजह यही है कि हमने अपना चलना फिरना कम कर दिया है, कम कर दिया। खाने पीने में हर घर पे डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है बाहर की डाइट लेके। बाहर की डाइट में सिर्फ कैलोरीज हैं, सिर्फ जायका है, सिर्फ केमिकल्स हैं, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। तो जब आपकी बॉडी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होगी और आप पैदल भी नहीं चलते हैं तो आपका इंटीरियर तो बिल्कुल खराब हो चुका है। अब उस इंटीरियर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी होते ही बच्चा हो जाएगा, तो ये हमारी खुशफहमी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम। और नॉर्मली जैसा कि आपने ऐड ऑन किया कि लाइक घर में जो वर्किंग की जाती है, मॉप लगाना या छत पे कपड़े सुखा लिए, इसमें और नॉर्मल वॉक के अंदर क्या डिफरेंस है? क्योंकि साइकोलॉजिकली एक माइंडसेट हुआ है हमारी ख़वातीन का कि भाई हम इतना काम करें। मैं अपनी अम्मी की बात करूं तो वो भी कहती हैं कि मतलब दिन रात काम करना बहनों में एक्सवाइजी। तो क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम स्पेसिफिक टाइम जो है वो वॉक के लिए निकाल दें, और कितना टाइम देना चाहिए एक खातून को कि वो घर के अलावा अपने वॉक के लिए एक टाइम मुकर्रर कर ले? देखिए मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप हर घंटे में 10 मिनट ज़रूर वॉक करें। 10 मिनट, ओके। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में 5 मरतबा 30 से 35 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 2 दिन 4 दिन आप इस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं कि आप जॉगर्स पहने, जॉगिंग ट्रैक पे जाएं और 30-35 मिनट वॉक करके वापस आएँ। कितने दिन होता है? फिर आज मियाँ घर पे नहीं है, आज कोई ले जाने वाला नहीं है, आज ये है, आज वो है। और अगर ट्रेडमिल भी आप खरीद लें तो बाद में कपड़े टांगने के ही काम आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब ये रूटीन छोड़ देते हैं। तो मैं उसका आसान हल अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाइए। जैसे मोबाइल फ़ोन आप बैठ के सुनना छोड़ दें, आप टहल के सुने। जब भी फ़ोन सुने टहल के सुने, तो आपकी थोड़ी वॉक उसमें हो गई है। फिर घर में बात कर रहे हैं, टहल के बात कर लीजिए। कोई ऐसा काम जो टहल के हो सकता है वो आप वॉक करके कर लें। आप क्यू में बैठे में आप वॉक कर लें। तो आप वॉक ज़रूर करें, वॉक को ना छोड़ें। इसके लिए चाहे आपको अलग से जाना पड़े और चाहे घर में करनी पड़े, लेकिन डेली वॉक मस्ट है। डेली वॉक मस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुछ वजूहत हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, इसके अलावा फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है हमारी ख़वातीन के अंदर या ख़ातून के अंदर जो है वो इस वक्त उस तरह अपग्रेड नहीं है या अपनी रूटीन के अंदर नहीं है। तो ये कॉजेज़ हैं फ़ीमेल में। मर्दों में क्या मेन वजूहत होती हैं? कि डेफिनेटली हमारे माशरे में एक चीज़ ये है कि अगर इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी है तो वो औरत की प्रॉब्लम है या औरत की गलती है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे देखा जाता है? आप क्या इस पे कमेंट करना चाहेंगी? ये भी वाकई बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने छेड़ा कि हमारे यहाँ हर चीज़ का जिम्मेदार औरत को ठहरा दिया जाता है और मर्द को इतनी फजीलत दी जाती है कि उसको अगर हम ये भी कहें कि आप अपना सेमेन एनालिसिस का टेस्ट करा के दिखा दें, उनका हम एक ही टेस्ट करवाते हैं, इसके अलावा कोई और टेस्ट भी नहीं कराते। जब तक कि उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए हम फर्दर टेस्ट नहीं कराते। तो वो उसको भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और नहीं करवाते हैं, कहते नहीं जो करना है इसके साथ करें, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। जबकि फर्टिलिटी 50% मेल और 50% फीमेल है। और आपको ये जान के शायद हैरत हो कि पाकिस्तान में मेल सब फर्टिलिटी भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है जितनी तेज़ी से फीमेल सब फर्टिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि मर्दों का लाइफ स्टाइल आपका ख्याल है डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मर्दों में तो ये है कि वो ऑफिस में जाके बैठ के काम करते हैं, तो ऑफिस चेयर पे बैठने के बाद सेडेंटरी लाइफ स्टाइल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। और फिर जब काम के दरमियान वक्फा आता है तो वही बाजार से ही चीज़ें आती हैं जो खाई जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जो पी जाती हैं, तो उसमें कितनी शुगर होती है। फिर देखेंगे बहुत जल्दी डायबिटिक्स हो जाते हैं, फिर इनके साथ और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेल सब फर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर जब हॉट एनवायरनमेंट में ये मर्द काम करते हैं तो भी स्पर्म बनने की सलाहियत कम हो जाती है। तो मर्दों को भी अपनी सेहत पे तवज्जो देनी होगी और औरतों को भी। और औरतों के लिए सिर्फ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ही नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। थायराइड है या
एग बनना या ना बनना, एग बन रहा है तो अपनी जगह पे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, रुकावट तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं आ रहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड या कुछ और बीमारियां, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब फर्टिलिटी प्रोड्यूस करती हैं। तो जब भी मेरा एडवाइस ये होगी कि जब भी कोई कपल प्लान करता है कि अब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो बजाय इसके कि वो खुद से प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें, वो डॉक्टर के पास जाएं। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, कितना खर्चा आएगा, किस तरह चलेगा, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ह्यूमन बीइंग से बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो ह्यूमन बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आप एक बच्चा दुनिया में ला रहे हैं, ये आपका अपना बच्चा है, आप उसे बेहतरीन सेहत के साथ लाना चाहेंगे। तो सबसे बेहतरीन वक्त वो है जब भी अभी ये बच्चा ठहरा नहीं है, तो आप जाके डॉक्टर से बात कीजिए कि क्या मेरी और मेरी बीवी की सेहत इस काबिल है, या हमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि हम पहले थायराइड कंट्रोल करें, पहले शुगर कंट्रोल करें, पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में जब दोनों हों, फिर डॉक्टर आपसे कहे कि अब आप फोलिक एसिड खाते हुए कंसीव कीजिए ताकि आपके बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स ना आए, आप बेहतरीन सेहत के साथ कंसीव कीजिए। तो मेरा ख्याल है एक आप अच्छा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और अच्छा उसको इनिशिएटिव दे रहे हैं। तो इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते प्रेग्नेंट होने से पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। और नॉर्मली ये होता है कि जब कपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो जब गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि आप भी टेस्ट करवा लें मर्द को, तो फिर वो वापसी में या फिर घर आके मर्द कह रहा होता है बीवी को कि यार आपने मेरी डांट पड़वा दी, और इस तरीके से एक काफ़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मज़ीद इसमें यह है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए जो है पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं या ख़वातीन को रिकमेंड कर रही होती हैं? टेस्ट के लिए देखिए, अगर हम सबसे पहले ये देख लें कि अंदर हो क्या रहा होता है जिससे फर्टिलिटी होती है, तो टेस्ट समझने आसान हो जाते हैं। और इस तरह कोई भी डॉक्टर अगर आपको गैर ज़रूरी टेस्ट लिख कर दे भी रहा है, तो ख़वातीन या मर्द खुद पहचान सकते हैं कि टेस्ट गैर ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह कि एग बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरी बात यह कि एग अपनी मुतालिका जगह पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एग जहाँ बनता है अंडेदानी में, वहाँ बच्चा नहीं ठहरता है, बच्चा बच्चेदानी में ठहरता है, यूट्रस में ठहरता है, ओवरी में एग बनता है। तो एग बन रहा है नहीं बन रहा है, पहला टेस्ट इसका हो जाता है। दूसरा टेस्ट ये होता है कि एग अगर बन रहा है और हमारे टेस्ट से प्रूफ हो गया, तो क्या उसका रास्ता खुला हुआ है जहाँ से वो बच्चेदानी तक पहुँचेगा, तो इसका टेस्ट होगा। या अगर ख़वातीन की सेहत में पहले से कोई मसाइल चल रहे हैं तो उसका टेस्ट होगा। मर्दों में हम ये देखते हैं कि स्पर्म सीमेन में प्रॉपर हैं, दौड़ने वाले हैं, सीधे खड़े तो नहीं रहते हैं, उनके पास पूरी सलाहियत है, वो मोटाइल हैं, वो नॉर्मल फॉर्म्स में है, वो एबनॉर्मल तो नहीं। उसका एक ही टेस्ट है, सीमेन एनालिसिस। अगर वो बिल्कुल ठीक आ गया, 50% मामला एक तरफ हो जाता है, फिर हम मेल पे तवज्जो नहीं देते, फीमेल पे तवज्जो देते हैं। और तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये दोनों एग और स्पर्म आपस में मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कोई मसला तो नहीं है। ये फैक्टर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन तीनों फैक्टर्स के लिए हमें कपल की ज़रूरत होती है, यानी कपल हमारे पास आए। हमारे पास बाज़ औक़ात ख़वातीन अकेली आ जाती हैं या सास के साथ आ जाती हैं, और मर्द हज़रात इस पर तवज्जो नहीं देते। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो इनफर्टिलिटी के अंदर क्या क्या हो सकते हैं मज़ीद? ट्रीटमेंट ऑप्शन भी बिल्कुल इसी तरह होंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे हमें तवज्जो देनी है। जैसे एग बन रहा है नहीं बन रहा है, फर्ज करें एग नहीं बन रहा है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज यही है कि एग नहीं बन रहा होता है। क्यों नहीं बन रहा होता है? हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसे हमारी आम जबान में पीसीओ कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आजकल बच्चियां बहुत पीसीओ, पीकॉस वगैरह इसको क्या क्या कह रही होती हैं। एक्चुअली इसमें कोई सिस्ट नहीं होता, कोई रसौली नहीं होती, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से या हाई कैलोरी इंटेक की वजह से हो जाता है। तो अगर हमारी ये बच्चियां अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें तो इससे निजात हासिल कर सकती हैं। उसके बाद अगर एग्स नहीं बन रहे हैं तो हम एग बनने की दवा देते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। अगर एग बनने के बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा है तो फिर हम देखते हैं कि रास्ता खुला है या बंद है, और अगर रास्ता बंद है तो पहले उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी भी तरह ना हो रहा हो तो फिर हम मज़ीद ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, जैसे IUI है, IVF है, जिसे आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कहते हैं, तो उसकी तरफ भी जाते हैं। मर्द हजरात में भी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ये जो मर्द हजरात अपना ट्रीटमेंट सीमेन इसलिए नहीं कराते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया तो बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, हमें नामर्द कहा जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इवन ऐसे सैंपल्स जिनमें एक भी स्पर्म ना आ रहा हो, ये भी ट्रीटमेंट से बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको ऑप्शंस बताएंगी कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनसे आप बाप बन सकते हैं। तो इसमें घबराने के बजाय टेस्ट करवाइए और डॉक्टर से मशवरा कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी बीवी के सामने इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, तो चाहे आप अकेले में जाके यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए अपना रिपोर्ट,
लेकिन रिपोर्ट ज़रूर करवाइए, वरना अंधेरे में रह के तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते और अपना ही नुकसान है। अपना ही तो इसमें शर्म और इस तरह का, वो पहले ज़माने में होता था कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। जिस तरह अगर हम ओवर एक्टिव ब्लैडर की बात करें या दूसरे टॉपिक्स की बात करें, तो अब तो मॉडर्न एक एज है, मॉडर्न ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो वी हैव टू बी वेरी, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस इन ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या होता है, कि कितने हद तक ये कामयाब रहते हैं और कितने हद तक जो है पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं ट्रीटमेंट के बाद? आपका क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इसमें? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये नहीं हो सकता कि हर डॉक्टर के ट्रीटमेंट का एक ही जैसा सक्सेस रेट आ रहा हो या हर पेशेंट का एक जैसा आ रहा हो। पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी वेरी करता है। तो अगर हमने अपने पेशेंट के सारी चीज़ों को एड्रेस कर लिया है, यानी अगर पहले से थायराइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई और बीमारी उसको पहले से है, उसको पहले से देख लिया है, ट्रीट कर लिया है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ, जैसे किसान भी बंजर ज़मीन में बीज नहीं फेंकता, वो भी पहले ज़मीन हमवार करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, फिर बीज डालता है, तो सही पौधा निकलता है। तो ऐसे डॉक्टर्स जो बिना सोचे समझे से फंडा बनने की दवा लिख कर दे देते हैं और चने की तरह ये दवा बांट रहे हैं, और औरतें बेचारी खाई चली जा रही हैं और उन्हें कोई बच्चा नहीं ठहर रहा, और उसके नतीजे में बाज़ औक़ात अंडेदानी का कैंसर भी हो सकता है अगर इन दवाओं को ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाए। तो अच्छा डॉक्टर कभी भी बहुत ज़्यादा इस तरह ट्रीटमेंट नहीं देगा, पहले आपकी सारी जो तकलीफ़ात हैं उन्हें पहले दूर करेंगे और उसके बाद आपको अंडा बनने की दवा दी जाती है। उसका सक्सेस रेट अच्छा है अगर अच्छे तरीके से दी जाए। तो इसमें हमारे तकरीबन 50 to 70% पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और अगर इससे ना प्रेग्नेंट हो रहे हो तो फिर और चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। IUI है, उसका सक्सेस रेट तकरीबन 50% से तो उसका भी ज़्यादा ही है, लेकिन 30 to 50% कहते हैं। IVF का 50 to 70% है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके डिफरेंट सक्सेस रेट्स हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल मैम। फर्दरमोर इसी में यही होता है कि जब एक कपल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वो फाइनेंशियली अपने आप को देख रहा होता है कि मैं किस स्टेज के ऊपर हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि 1-2 वक्त का खाना लोगों को मिल जाए मतलब एक बड़ी बात होती है। तो इसमें जो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है जब एक औरत माँ नहीं बन पाती या एक कपल जो है वो पेरेंट नहीं बन पाते, तो क्या लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से इन कपल्स को गुजरना पड़ता है या गुजर रहे होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि ये कपल्स जो हैं ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। जब आपके क्लिनिक भी हमारे आते हैं तो ये ऐसे कर रहे होते हैं या परेशान होते हैं, इनके चेहरे से लग रहा होता है कि किस कदर अंडर प्रेशर है। देखिए, एक तो आपका अपना, हमारे माशरे को भी ये बात समझनी चाहिए कि कपल अगर कंसीव नहीं कर रहा है तो वो खुद भी बहुत परेशान है ना, उसको अपनी परेशानी बहुत है ना, कि अब आप उससे प्रेशराइज करना शुरू कर दें और आप उससे बार बार पूछें बहन बच्चे क्यों नहीं हो रहे, अब तक डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, इलाज क्यों नहीं कराने। हमारी सोसाइटी का बड़ा एक हमारी सोसाइटी जो है इसको स्टिग्मा बनाती है, तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। यानी पहले एक आदमी प्रेशराइज है, आप उसे और प्रेशराइज करें, तो ये बेचारे जब अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं तो ये स्ट्रेस उनकी फर्टिलिटी को और रिड्यूस करता है, क्योंकि स्ट्रेस में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, ये आपकी फर्टिलिटी को और ख़राब करते हैं। तो इन पेशेंट्स को हमें इत्मीनान दिलाना चाहिए कि इनके मसले का हल मौजूद है। ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल प्रेग्नेंट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है मगर ये हो जाएंगे। अब ये पेशेंट खुद से अपना कैसे साइकोलॉजिकली डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, उसका एक तरीका तो ये लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। आप अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह मियाँ आपके साथ हैं, अल्लाह मियाँ आपकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आप भी एक दिन पेरेंट बन जाएंगे। अगर किसी वजह से बहुत देर हो रही है तो मैं अपने पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ कि कोई बच्चा लेके पाल ले, एडॉप्शन करें। अच्छा, और एडॉप्शन के लिए जब हमारे यहाँ पेशेंट कहते हैं कि शरई तौर पे हम दूसरे का बच्चा नहीं ले सकते, हमारे लिए नाम महरम होगा, तो मैं उनसे कहती हूँ आप अपने बहन भाइयों में से किसी से रिक्वेस्ट करें जो अभी फर्टाइल है, जो बच्चे पैदा कर रहा है, कि आप कोई बच्चा पैदा करके दे, वो आपके लिए शरई महरम भी होगा, आपके बहन भाइयों का बच्चा। आप उसे लेके पालिए, और जब वो साइकोलॉजिकली फुलफिल हो जाती है उनकी सारी नीड्स उस बच्चे से, तो उनके अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए डिप्रेशन को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अब ये वही वाली बात हो गई, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल आता है कि जब वो स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकल आते हैं तो उनकी जो एक फिजिकल हेल्थ होती है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या सपोर्ट ग्रुप्स हैं कि ऐसे कपल्स के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर कौन कौन से सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं इस वक्त, जहाँ से वो रहनुमाई ले सकते हैं या उन चैनल्स को देख सकते हैं या उस सोसाइटी को जो है व्यू करके हेल्प को सीख कर सकते हैं?
देखिए, हमारी सोसाइटी में अभी बहुत कम ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली बहुत ग्रुप्स हैं। तो ये वाले पेशेंट, चूँकि अब आजकल हर एक के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो ये पेशेंट अगर इंटरनेट पे डालते हैं सपोर्ट ग्रुप्स फॉर सब फर्टिलिटी, तो बहुत सारे ग्रुप्स ऊपर आते हैं, जिनमें 3-4 तो इंटरनेशनल बहुत कॉमन और बहुत मशहूर ग्रुप्स हैं। तो अगर ये उनकी रहनुमाई लें, उनके साथ शामिल हो जाएं, कोई भी इंसान जब अपने जैसे लोगों के साथ होता है तो उसका दर्द कम हो जाता है। दर्द कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह अगर आप सब फर्टाइल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे की मुश्किलात को सुनते हैं, तो आपको पता चलता है आपकी मुश्किलात तो उससे कहीं कम है, दूसरे तो उससे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपकी मुश्किलात आपको कम महसूस होती हैं। तो आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि सपोर्ट ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें। इंटरनेट पे देखें, बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। नाम मैं इसलिए नहीं लूँगी कि फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, उन्हें ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट का जवाब ये है कि वाकई ये वाले ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। और इसकी दवाएं भी ना सिर्फ महंगी आती हैं, बल्कि इसके प्रोसीजर्स भी लैक्स में है। यानी IVF भी आजकल 6 to 8 लाख का है, और शायद अब इससे भी ज़्यादा हो गया, उससे कि अभी जब से हमारे रुपए की वैल्यू कम हुई है। तो इतना सारा अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। तो मैं हमेशा कपल्स को कहती हूँ कि आप पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में पहले वो तो कर डालें, पहले वो कर लें, फिर उसके बाद अगर नहीं बात बनती है तो फिर आप पैसे लेके निकलें और खर्च करें। लेकिन सबसे पहले खुद पे तवज्जो दीजिए, खुश रहना सीखिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को गुड बाय कहिए, हेल्दी लाइफ के साथ हेल्दी डाइट के साथ। हमारे यहाँ हेल्दी डाइट नहीं है। आप घर का बना हुआ सादा खाना खाइए और वो चीज़ें खाइए जो कुदरत ने बनाई हैं, जैसे फल, सब्जियाँ, गोश्त, मछली, दूध, दही, अंडा, दालें, ये सब कुदरती चीज़ें हैं, ये खाइए। और आर्टिफिशियल चीज़ों को या बेकरी के बने हुए आइटम्स को गुड बाय कहिए, तो सेहत तो पहले ही बेहतर हो जाती है। और ऐसे लोग 50% तो खुद से कंसीव कर जाते हैं, जो रह जाएंगे सिर्फ उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। हर एक को इतने महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ मैं मैडम, आप क्या मैसेज एक देना चाहेंगी उन कपल्स को जिनके रिलेशन सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की वजह से, या जो पेरेंट्स नहीं बन पाते वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप ऐसे कपल्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? अगर आप उन कपल्स की बात कर रहे हैं जो सब फर्टाइल हैं और जिनके आपस में रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, तो एक्चुअली ये रिलेशनशिप उस वक्त ख़राब होते हैं जब किसी एक स्पाउस में प्रॉब्लम निकल आता है और दूसरा स्पाउस उसको ब्लेम कर रहा होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए, अगर ये प्रॉब्लम है तो उस बेचारे या बेचारी ने खुद तो नहीं पैदा किया ना, ये कुदरती है, तो दोनों को मिल के उससे लड़ना होता है। शादी का मतलब है कि आप दोनों हर मसले को मिलकर निपटेंगे। तो जब आप दोनों हर चीज़ में पार्टनर हैं, तो इस प्रॉब्लम में भी पार्टनर हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि इस पार्टनर को खुद से मिलके इस मसले से लड़ना है, तो ये दोनों मिलके इसको ओवरकम करें। जो हर्डल्स इस रास्ते में आ रहे हैं उसको मिलके दूर करें, और एडॉप्शन पे भी जाएं, और एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात भी अच्छे रखें। बाज़ औक़ात ताल्लुकात अच्छे रखने से और रिलेशनशिप अच्छे रखने से जो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है दोबारा प्रेग्नेंट होने में। तो इसमें स्ट्रेस को दूर करने का बहुत ज़्यादा रोल है। सही, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत डिटेल्ड में पब्लिक को और लोगों को ये बताया कि किस तरीके से एक माँ को ख़ुद से लड़ना है, एक कपल को दुनिया से लड़ना है, और किस तरह वो सब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और आने वाले वक्तों के अंदर पेरेंट्स बन सकते हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन, रिमार्क्स, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आई होप एंड आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और फ्रूटफुल रहेंगे लोगों के लिए। तो दिस इज़ हसान वज़ा, योर होस्ट, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे, जो कि माँ और ममता का सेकंड एपिसोड होगा। जब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।